माँ की चुप्पी। सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ले की गली में अब तक बस एक ही रोशनी थी, शांता देवी के घर की। रसोई में से चाय की खुशबू आ रही थी। शांता माँ ने कांपते हाथों से गैस की आंच धीमी की और अपने पुराने कप में चाय उड़ेली। वहीं दीवार से टिककर एक सांस में आधी चाय पी गई। बिल्कुल चुप। कमरे के कोने में भगवान की तस्वीर थी। माँ ने आंखें मूंदी और धीरे से बोली, बस तू ठीक रख सबको। मैं तो ठीक हूँ ही। खुद से भी झूठ बोल रही थी माँ। घर के अंदर बहू ने कमरे से आवाज़ लगाई, मम्मी जी दूध उबाल दिया क्या? राहुल को ऑफिस जाना है जल्दी। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप दूध उबालने लगी। रिमझिम किचन में आई और चाय बनाते माँ को देखा। मम्मी जी आपसे तो दूध भी ठीक से नहीं उबलता, अब हर बार उफन जाता है, कितना समझाऊं? माँ ने धीरे से आंच धीमी कर दी और बोली, माफ़ कर देना बेटा, ध्यान नहीं रहा। रिमझिम बड़बड़ाते हुए, बस यही तो है, अब उम्र हो गई है, ना आंखें साथ देती हैं ना हाथ। घर में काम तो मुझसे ही होता है। फिर उसने चाय का कप उठाया और जाते जाते कहा, और हाँ, पोछा ठीक से नहीं हुआ ड्राइंग रूम में, मेहमान आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ चुप रही। गला रूंधा तो था, लेकिन वो आंखों में आंसू नहीं आने देना चाहती थी। दोपहर में रिमझिम ने रोटी खाते ही नाक सिकोड़ी। मम्मी जी ये रोटियां तो रबड़ जैसी हैं, मेरी मम्मी के घर तो ऐसा खाना नहीं बनता था। राहुल ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। और माँ बस वही पुरानी मुस्कान, अगली बार और नरम बना दूंगी बेटा। उस रात माँ रसोई के स्टूल पर बैठी थी, थाली में 2 सूखी रोटियां और एक कटोरी दाल। मन ही मन सोच रही थी कि पहले लगता था कि बहू बेटे जैसी होगी, पर शायद बहू को माँ नहीं बस नौकरानी चाहिए थी। राहुल उनका बेटा अब बड़ा अफसर बन गया था। अच्छी नौकरी, गाड़ी, एसी वाला कमरा, लेकिन माँ से अब बस हाँ ना में ही बात होती थी। राहुल ने बाहर आते ही कहा, माँ मेरी शर्ट प्रेस कर दी क्या? माँ कर दी बेटा, बेड पर रखी है। राहुल थैंक्स, बिना मुस्कुराए, बस इतना ही। फिर उसकी बेटी रचना आती है। बेटी रचना हफ्ते में एक दिन माँ से मिलने आती थी। आज वही दिन था। रचना आई तो माँ की आंखें भर आई। बोली, अरे बिटिया तू आ गई, चल बैठ चाय बना देती हूँ। रचना ने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं माँ, आज मैं चाय बनाऊंगी, तू बैठ। और हाँ, एक बात बतानी है तुझे। चाय बना रही थी तभी उसकी नज़र माँ की झुर्रियों वाले हाथों पर पड़ी। उसे याद आ गया कि कैसे माँ ने खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाया था, कैसे शादी के बाद बहू के तानों को सुनकर भी चुप रही, कैसे बेटे की नौकरी के लिए अपनी सोने की चूड़ियाँ तक बेच दी बिना कुछ कहे। पर आज वही बेटा हर महीने एटीएम कार्ड से पैसे निकालता था, माँ से पूछे बिना। रचना ने माँ से धीरे से पूछा, माँ तुझे कभी बुरा नहीं लगता? राहुल भैया कितना बदल गए हैं? माँ मुस्कुरा दी। बुरा तो तब लगे जब कोई अपना हो, अब तो बस सबके लिए माँ हूँ, अपने लिए कुछ नहीं। उसके लफ्ज़ भारी थे और आंखें नम थी। बहू रिमझिम हमेशा अपने फ़ोन में व्यस्त रहती। माँ का काम तो करवा लेती थी, लेकिन कभी एक कप चाय बनाकर नहीं दिया। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, माँ नहीं। वो अकेले रसोई के पास एक स्टूल पर बैठकर खाना खा लेती। माँ तुम बाद में खा लेना, मम्मी जी आज सब्जी थोड़ी तीखी है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना। और माँ बस हाँ बेटा कहकर मुस्कुरा देती। रात को जब सब सो गए तो माँ ने अपने पुराने ट्रक से एक चिट्ठी निकाली। किसी को नहीं पता था कि माँ कुछ लिख रही है। रचना ने देख लिया और पूछा, क्या लिख रही है माँ? माँ बोली, बस कुछ यादें, ताकि जब मैं ना रहूं तो कोई ये जाने कि मैं भी कभी हंसती थी। रात के 8 बजे थे। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। टीवी चल रहा था पर किसी का ध्यान नहीं था। राहुल ने आज ऑफिस से आते ही रिमझिम से कहा था कि आज एक ज़रूरी बात करनी है माँ से। रिमझिम मुस्कुराई, जैसे पहले से तय था। वही पुरानी कुर्सी, वही पुराना दिल। माँ बाहर वाले आंगन में अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी और हाथ में ऊन का गोला था जो अब बुनना छूट गया था। तभी राहुल और रिमझिम पास आए। राहुल बोला, माँ एक बात करनी है। माँ ने देखा, बेटा सीधा आंखों में नहीं देख रहा था। दिल थोड़ा धड़का। राहुल बोला, माँ मैं और रिमझिम सोच रहे थे कि अब आपको गाँव भेज दें कुछ समय के लिए। वहाँ हवा भी अच्छी है, सुकून भी रहेगा। यह तो शोरगुल है और आपकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ रही है। माँ चौंकी नहीं पर टूटी जरूर। वो बोली, गाँव? पर वहाँ तो कोई नहीं है। रिमझिम ने बात काटी, तो क्या हुआ मम्मी जी, पास में चाची जी है, और वैसे भी थोड़े दिन अलग रहने से अच्छा लगेगा आपको। हमें भी थोड़ा स्पेस चाहते हैं। रचना वही पास बैठी थी। उसने जड़ से कहा, भाई ये माँ है तुम्हारी, कोई फर्नीचर नहीं जो जहाँ मर्जी रख दिया।
राहुल, रचना बात समझने की कोशिश कर। माँ को भी तो आराम चाहिए, हर रोज घर के काम ताने बाने से परेशान हो जाती हैं। रचना, नहीं भाई, माँ परेशान नहीं होती, माँ सहती है तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। आज उन्हें ही बोझ लगने लगा। माँ कुछ नहीं बोली, बस उठी और अंदर चली गई। उनके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ, पर उस आवाज ने रचना का दिल हिला दिया। उस रात माँ ने पहली बार अपनी चिट्ठी में आंसू गिराए, शब्द नहीं। आज बेटे ने कह दिया, माँ तू अब अपने लिए सोच। पर क्या मैंने कभी खुद के लिए जिया? अब तक तो सिर्फ तू ही था बेटा, तेरी पसंद, तेरी शादी, तेरे बच्चे, तेरे सपने। अब जब तू बड़ा हो गया तो मैं पुरानी चीज हो गई। ठीक है बेटा, मैं चल दूंगी गाँव, लेकिन एक बात याद रखना, माँ एक दिन चुप तो हो जाती है, पर उसकी चुप्पी कभी कभी जिंदगी भर बोलती रहती है। रिमझिम ने माँ के लिए एक छोटा सा बैग निकाला। राहुल ने चुपचाप गाड़ी बुक कर दी। माँ ने एक बार भी सवाल नहीं किया, बस साड़ी तह की और एक जोड़ी चप्पल रखी और अपने पुरानी भगवान की फोटो को चूमा। रचना फफक कर रो पड़ी। माँ मत जा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ ने उसका सिर हिलाया, नहीं बिटिया, अब जाने ही देना। इस घर की छत से ज्यादा अब जमीन से जुड़ा हुआ अच्छा लगेगा। गाड़ी की खिड़की से बाहर खेत दिख रहे थे, धूप तेज थी, लेकिन माँ की आंखें आधी खुली हुई थी, ना धूप देख रही थी ना रास्ता, सिर्फ अतीत। गांव आ चुका था, वही पुराना मकान जो कभी हंसता खिलखिलाता था आज खामोश खड़ा था। दरवाजा खोला तो धूल उड़ गई। मकान पुराना था लेकिन माँ की यादें उसमें ताजा थी। वो चुपचाप झाड़ू लगाने लगी। कमरे के कोने में पुराना चारपाई पड़ा था, दीवारों पर मकड़ियाँ थी, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठ गई, जैसे कोई वापस उसी जगह लौट आया हो जहाँ से कभी निकला था। मंदिर का कोना, घर के एक कोने में माँ ने छोटा सा मंदिर सजाया, भगवान की मूर्ति को कपड़ा पहनाया और पहली बार मुस्कुराई, अब तेरे ही भरोसे हूँ। बेटे के नाम खत लिखा। रात को दिया जलाकर माँ ने एक खत निकाला जो राहुल के नाम लिखा गया था, लेकिन भेजा नहीं गया। बेटे राहुल के नाम। बेटा, जब तू छोटा था तो तुझे गोद में लेकर मैंने व्रत रखा था, भूखी रही, लेकिन तू हंसता था तो भूख भूल जाती थी। तेरे लिए मैंने पिताजी की बीमारी में गहने बेच दिए ताकि तू स्कूल जा सके। तेरी शादी में मैंने वो कंगन दे दिए जो तेरे पापा की आखिरी याद थे, क्योंकि तुझे खुश देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। पर आज तू खुश है ना बेटा, इसलिए मैंने चुप रहना सीख लिया है। शायद यही माँ की सबसे बड़ी ताकत होती है, खामोशी में भी दुआ देना। जब तुझे कभी मेरी कमी महसूस हो तो ये याद करना कि तुझे कभी माँ की कमी नहीं पड़ने दी थी मैंने। माँ। फोन की घंटी। अचानक फोन बजा। रचना थी। माँ, तुझे यहाँ सब छोड़कर चले आए हैं, लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं आ रही हूँ कल। माँ बोली, बेटी तू मत आ। माँ अब ठीक है, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं बची। अगली सुबह गांव में चाची जी आई, दरवाजा खुला था, दिया जल रहा था, लेकिन माँ चारपाई पर एक कदम शांत पड़ी थी, आंखें बंद, चिट्ठी हाथ में। रचना पहुंची, माँ के पास लिपट कर रोती रही। राहुल को वही चिट्ठी मिली, पर लौटते ही उसे एक डाक आई, माँ की वही चिट्ठी। उसे उसने चुपचाप पढ़ा और पहली बार उसकी आंखें भीग गई, पर अब देर हो चुकी थी। राहुल अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही चिट्ठी थी और माँ के आखिरी शब्द। हर लाइन उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। जब तुझे कभी मेरी कमी महसूस हो तो ये याद करना कि तुझे कभी माँ की कमी नहीं पड़ने दी थी मैंने। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर अब कोई माँ नहीं थी जो कंधा थपथपाकर कहती, ठीक है बेटा, सब भूल जा। राहुल ने रिमझिम की चिट्ठी पढ़ाई। वो बोली, तो अब क्या कर सकते हैं, सबकी माएँ बूढ़ी होती हैं, या कोई नई बात तो नहीं। राहुल गुस्से में चिल्लाया, रिमझिम, माँ कोई सामान नहीं थी जो पुराना हुआ तो फेंक दिया जाए। रिमझिम बोली, अच्छा, जब मैंने कहा था कि गाँव भेजना ठीक नहीं है, तब तो तुमने कहा था कि डिसीजन तुम्हारा है। राहुल चुप हो गया। अब उसे समझ आया कि सिर्फ डिसीजन उसका नहीं था, गुनाह भी उसी का था। रचना का फ़ोन आता है। रचना ने राहुल को फ़ोन किया, भैया माँ को गवा दिया हमने, लेकिन तू अब भी बदल सकता है, खुद को और इस घर को। राहुल बोला, रचना तू सही थी, मैं माँ की आंखों में देखना भूल गया था, बस बहू की बातों में आ गया था। रचना बोली, अब माँ तो नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। राहुल ने माँ का वो पुराना ट्रक खोला जिसमें माँ की पुरानी चिट्ठियाँ, भगवान की फ़ोटो और एक छोटी सी गुल्लक थी। गुल्लक में सिर्फ 53 रुपये थे, पर एक छोटी सी पर्ची थी, राहुल के बच्चों के लिए गुल्लक, ताकि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी न हो। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। राहुल ने घर के ड्राइंग रूम में माँ की बड़ी सी फोटो लगवाई, नीचे लिखा, माँ जो खुद मिटती रही ताकि हम बनते रहें। राहुल ने पहली बार रिमझिम से सख्ती से कहा, अब इस घर में कोई ताना नहीं चलेगा।
जो माँ सह गई वो मेरी बेटी नहीं सहेगी। रिमझिम हैरान थी। शायद पहली बार उसने राहुल की आंखों में जवाब नहीं, पश्चाताप देखा। राहुल ने गांव में एक शांता माँ शिक्षालय नाम से एक छोटा स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। रचना उसमें पढ़ाने लगी। स्कूल के बाहर बोर्ड पर माँ की वही लाइन लिखी गई। माँ एक दिन चुप हो जाती है, पर उसकी चुप्पी उम्र भर बोलती रहती है। 1 साल बाद घर के मंदिर में आज दिया कुछ और उजला था। राहुल ने माँ की फोटो के सामने हाथ जोड़ते हुए आंखें मूंद ली। आज माँ की पहली पुण्यतिथि थी। घर में फूलों की खुशबू थी, पर मन में वही पछतावे की हल्की सी चुभन थी, जो अब जिम्मेदारियों में बदल चुकी थी। उसने आज सवेरे खुद पूजा की तैयारी की थी। रचना से कहा, आज मुझे माँ की पसंद की खिचड़ी बनानी है। शायद उसमें वो प्यार तो नहीं होगा, पर कोशिश पूरी होगी। रचना मुस्कुरा दी। माँ की आखिरी डायरी का पन्ना। रचना ने पूजा के बाद माँ की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मेरी आखिरी इच्छा है, अगर मैं न रहूं तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे बेटे के बच्चे कभी ये न सोचे कि बुजुर्ग बोझ होते हैं, और अगर मेरा बेटा कभी मेरी चुप्पी को समझे तो मेरी याद में किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाए। यही मेरी आत्मा की शांति होगी। राहुल की पहल। राहुल ने उसी दिन एक फैसला लिया कि हर महीने एक बुजुर्ग को गोद लिया जाएगा। उनके इलाज और ज़रूरतों के लिए वो बच्चों को सिखाने लगा, बूढ़ा होना कमजोरी नहीं है, वो लोग जो हमारी नींव बने। परिवार की एक नई तस्वीर रचना। राहुल, रिमझिम और बच्चे सब साथ थे। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर एक फैमिली फोटो खिंचवाई गई। इस बार माँ भले तस्वीर में थी, लेकिन अब हर दिल में जिंदा थी। माँ का सपना पूरा। गांव के स्कूल में आज बच्चों का पहला एनुअल फंक्शन था। बच्चों ने मंच पर एक नाटक किया, माँ की चुप्पी नाम का, और हर बच्चा माँ का एक रूप था। कोई रसोई में था, कोई थके हुए पाँवों में झाड़ू लगा रहा था, और कोई बस चुपचाप बैठा था, जैसे माँ सब देखती है लेकिन कहती कुछ नहीं। आखिर में सबने मिलाकर कहा कि माँ चुप होती है, लेकिन उसके हर आंसू में कहानी होती है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, और वहीं बैठा राहुल खड़ा होकर जोर से ताली बजा रहा था। कुछ शब्द जो रह गए। कभी कभी माँ बोलती नहीं, पर उसकी चुप्पी हमारे पूरे जीवन को समझा जाती है। माँ के बिना घर चलता, लेकिन घर घर नहीं रहता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो PHR वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लाते हैं हर हफ्ते ऐसी ही कहानियाँ जो आपकी सोच को झकझोर दे और दिल को छू जाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि माँ की चुप्पी ने आपको क्या महसूस कराया। और हाँ, कभी भी अपनी माँ की चुप्पी को अनसुना मत करना, क्योंकि वही सबसे बड़ी आवाज़ होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ PHR वॉइस पर। और हाँ, अपनी माँ को एक बार गले ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।